देखिए, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है। देखिए, आज है 8 मार्च और आज के वीडियो में 8 मार्च के टोटल 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया गया। देखिए जो आपका जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया है। आपको बता दूं जो पहला जन औषधि दिवस था ये 7 मार्च 2019 को सेलिब्रेट किया गया था। देखिए जन औषधि दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई थी और इस जन औषधि केंद्र पे जो है दवाएं सस्ती मिलती हैं। आप यहाँ पे जो है जाके जेनरिक दवाएं सस्ते में ले सकते हैं। जो दवा मार्केट में आपको 90 रुपये की मिलेगी वहाँ पे जो है जन औषधि केंद्रों पे ये आपको शायद 30 या 25 रुपये में ही मिल जाए। ठीक है, काफ़ी सस्ती मिलती है दवा यहाँ पे, तो आप इसका जरूर लाभ लिया कीजिए। देखिए जो आपका इस साल का जन औषधि दिवस था इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है जन औषधि जन उपयोगी। तो 7 मार्च 2022 को क्या मनाया गया है, जन औषधि दिवस, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो देखिए ये पंजाब में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि टोटल 6 वर्ल्ड कप में किसी ने पार्टिसिपेट किया हो। तो देखिए जो भारत की महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज, ये 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और देखिए पुरुष क्रिकेटरों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद ने जो है अब तक 6 विश्व कप में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अब तक किसी भी महिला ने टोटल 6 विश्व कपों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इन दोनों के बाद 6 विश्व कप में पार्टिसिपेट करने वाली ये तीसरी क्रिकेटर बन गई है कौन, मिताली राज। याद रखिएगा जो आपकी भारत की महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं ये टोटल 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं दुनिया की। और इन्होंने सन 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धाओं में जो है ये खेल रही हैं। और आपको बता दूं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है इसका आयोजन न्यूजीलैंड में चल रहा है। मैंने आपको बताया भी था पिछले सीजन में। तो एक भी सेशन मिस मत किया कीजिए वरना जो है एक एक पॉइंट छूट जाता है, क्योंकि जो अगला प्रश्न होता है वो पिछले दिन के प्रश्न से जो है को रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट में मैं रिवीजन भी कराते रहता हूँ ताकि आपको जो है जो पुराना क्वेश्चन है वो रिवाइज होता रहे। तो याद रखिएगा 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। और पुरुषों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद ने जो है 6 विश्व कप खेले हैं अब तक। और इन दोनों के बाद दुनिया की ये तीसरी क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज जिन्होंने 6 विश्व कप में पार्टिसिपेट किया हो। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन किया गया। तो देखिए नाम से लग रहा है कि ये भारत में ही आयोजित हुआ होगा, बहुत लोग कंफ्यूज होकर आंसर गलत करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं स्टडी इन इंडिया 2022 जो आपका बैठक था तो इसका आयोजन अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। और इसके बारे में खास बातें क्या है और ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है क्या, इसको आप जो है एक बार सुन लेंगे आराम से तो आपको हमेशा के लिए जो है याद हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से। देखिए हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग यानी कि इंडियन हाई कमीशन ने जो है 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी के द्वारा जो है किया गया था। यानी कि जो आपका ये स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक था जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। तो इसमें भारत की तरफ से लीडरशिप किया था भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने। और वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं बांग्लादेश के, इनका नाम क्या है, डॉक्टर दीपू मोनी, इन्होंने बांग्लादेश की तरफ से इस बैठक में लीडरशिप किया था। देखिए किसी भी बैठक में कौन कौन किस देश की तरफ से लीडरशिप कर रहा है ये भी प्रमुख होता है, तो इसको आप जरूर नोट किया कीजिए। इसलिए मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ कि किसने किसने किस देश की तरफ से है लीडरशिप किया था। और अगर बात करें स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की तो देखिए ये कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्यों शुरू किया गया था, देखिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे दुनिया के जितने भी छात्र हैं उनको भारत में जो है स्टडी करने के लिए उनको आकर्षित करना कि भैया आओ हमारे देश में जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एडमिशन लो और पढ़ाई करो। और देखिए जो आपका ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है तो इसमें जो है सार्क देश यानी कि सार्क समूह में जितने भी देश आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया और मध्य पूर्व एशिया में फैले कुल 150 से अधिक देशों के छात्रों को जो है
आकर्षित करने के लिए जो है इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। तो बहुत सारे विदेशी लोग अभी भी जो है मतलब आते हैं पढ़ने के लिए। मैं खुद जब कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे क्लास में जो है विदेशी छात्र थे, साउथ अफ्रीका वगैरह के, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है मतलब अफ्रीकन बच्चे जो है ये इंडिया में पढ़ने आते हैं। दिल्ली वगैरह में तो आपको बहुत मिल जाएंगे, नाइजीरिया वगैरह के लोग। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, नाइजीरियन जो है बहुत दिल्ली में जो है रहते हैं। और देखिए पेपर में, एक न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश भी हुआ था कि दिल्ली में कुत्ते का मांस बिक रहा है। नाइजीरिया के जो है कुत्ते का मांस खाते हैं, तो दिल्ली में जो है क्या हुआ था कि नाइजीरियन लोगों के कारण कुत्तों का जो है वहाँ पे जो है संख्या कम होने लगा था, क्योंकि वो कुत्तों को काट काट के उनको खिलाते थे। तो होटलों में भी जो है मांस बिकने लगा था कुत्तों का। तो ये थोड़ा सा बस एक्सटर्नल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको जो है मतलब को रिलेट करने के लिए। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम 2022 से, ठीक है। याद रखिएगा, स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया। देखिए ये प्रश्न आपको मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन जो है 28 फरवरी से 3 मार्च तक किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, यानी कि डेट और प्लेस दोनों याद रखना है। और देखिए चूंकि ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस था तो मोबाइल के कनेक्टिविटी से संबंधित जो है इसमें बातों पे चर्चा की गई। और यहाँ पर 5G पर ध्यान केंद्रित करने और देशों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करने, और इस वर्ष MCW का केंद्र बिंदु, मतलब जो आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस था ये इसका केंद्र बिंदु था। MCW मतलब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है। तो 2022 का जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, बार्सिलोना स्पेन में 28 फरवरी से 3 मार्च तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए किस व्यक्ति को हाल ही में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है इसने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुग को हाल ही में उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। और आपको बता दूं जो आपके नितिन चुग हैं इनको जो है टोटल 3 सालों के लिए जो है इस पद पर अपॉइंट किया गया है। और देखिए इस नियुक्ति से पहले नितिन चुग जो है कहाँ पे काम कर रहे थे, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो अब ये पुराना वाला जॉब छोड़ेंगे और नितिन चुग बन गए हैं भारतीय स्टेट बैंक के डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए जो है उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो उसमें सही ऑप्शन है पुणे मेट्रो रेल परियोजना। देखिए जो आपकी पुणे मेट्रो रेल परियोजना है जिसका उद्घाटन 6 मार्च को किया गया है। ये मेट्रो रेल परियोजना जो है कुल 11,420 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसको बनाया गया है। मतलब ये कुल 11,420 करोड़ रुपए की परियोजना है और इसकी कुल लंबाई है 33.2 किलोमीटर। और टोटल 30 स्टेशन बनाए गए हैं इस पुणे मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत। और देखिए जब आपका पुणे मेट्रो रेल परियोजना है इसमें सबसे खास बात यह है कि ये भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी कोच हैं, जो कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में BCCI ने किसे टाटा IPL 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में BCCI ने रुपे को टाटा IPL 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में जो है नामित किया है। देखिए कोई भी अगर टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, फिर कोई भी बड़ा सा आयोजन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर और बहुत सारे को स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पार्टनर्स बनाए जाते हैं ताकि सबसे थोड़ा थोड़ा फंड मिले और कार्यक्रम का संचालन हो जाए। तो इसीलिए जो है BCCI ने जो है टाटा IPL 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में रुपे को जो है अभी हाल ही में नामित किया है। देखिए जो टाटा IPL 2022 है तो इसको ड्रीम 11 के द्वारा सह प्रस्तुत किया जाएगा और टाटा और क्रेट के द्वारा ये सह संचालित किया जाएगा। और देखिए स्विगी और जो आपका प्रिस्टीन केयर है, जेप्टो है, लाइव स्पेस है और लॉरेल है और जो आपका स्पिनी है, तो इन सभी को सहयोगी प्रायोजकों यानी कि सहयोगी स्पॉन्सर्स के रूप में जो है साइन ऑन किया गया है। तो ये था पूरा टाटा IPL 2022 के बारे में डिटेल। और जब ये टाटा IPL होगा स्टार्ट तब मैं उसके बारे में कुछ और भी जानकारी आपको दूंगा। और अभी हम आज बात करेंगे BCCI के बारे में। देखिए BCCI के बारे में यहाँ पे जितनी लाइनें दिख रही हैं उतने प्रश्न जो है इसलिए तैयार हो सकते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए BCCI जो है ये भारत में क्या करता है, क्रिकेट का रेगुलेशन करता है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है।
और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। और देखिए बीसीसीआई के जो सचिव हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, इनका नाम है जय शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। और जो बीसीसीआई के पुरुष कोच हैं राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई की महिला कोच हैं रमेश पोवार। तो पूरी कुंडली मैंने खोल दी है बीसीसीआई की, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में कौन सा भारतीय राज्य भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका तेलंगाना। और देखिए जो तेलंगाना राज्य है इसका जो सकल राज्य घरेलू मूल्य है ये 2011-12 के वित्तीय वर्ष में कुल 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कुल 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया। तो ये परिवर्तन नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दूं इसने 2011-12 में जो आपका जीएसडीपी था यानी कि जो आपका सकल राज्य घरेलू मूल्य था इसकी वृद्धि जो है कुल 31.12% जो है इसमें दर्ज की गई। यानी कि तेलंगाना का जो आपका 2011-12 का वित्तीय वर्ष था इसकी तुलना में टोटल वृद्धि कितनी हुई जीएसडीपी में, यानी कि जो आपका सकल घरेलू राज्य घरेलू मूल्य है उसमें 31.12% की, ठीक है। और देखिए जो आपका जीएसडीपी यानी कि जो आपका सकल राज्य घरेलू मूल्य है इसमें प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में तेलंगाना ने अपनी विकास दर में 2020 से वर्तमान तक लगभग 17% की सबसे तेजी से वृद्धि दिखाई है। तो ये सभी आंकड़े नोट कर लीजिएगा। और जो मैंने प्रश्न दिया है प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, हूबहू ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में छपा मिलेगा। जैसे कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर मैं अभी हाल ही में मैंने महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम दिया या फिर छत्तीसगढ़ में जो है फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, हूबहू जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा मिल गया। तो देखिए हूबहू प्रश्न क्यों मिलता है, क्योंकि मैं सारे पेपर्स को देखता रहता हूँ जहाँ भी जो भी एग्जाम होता है पूरे भारत में, और उसी के अनुरूप मैं प्रश्नों को बनाता हूँ ताकि आपको हूबहू प्रश्न मिलते रहें। और जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे तब तक आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं स्वस्थ रहूं और ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहूं। नवा प्रश्न है कि सीआईएसएफ ने किस तिथि को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए जो आपका सीआईएसएफ है इसने अभी हाल ही में 10 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। चूँकि देखिए 10 मार्च अभी आया नहीं है और इसलिए जो है मतलब ये आने वाला है, ठीक है। तो खैर 10 मार्च तो आता रहेगा। अब याद रखिए कि जो आपका सीआईएसएफ है इसका 53वां स्थापना दिवस 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपको बता दूं अभी हाल ही में सीआईएसएफ का जो है यानी कि जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है तो इसका 53वां स्थापना दिवस मनाने के लिए अभी हाल ही में जो है 6 मार्च 2022 को जो आपका उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है वहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। यानी कि समारोह जो है ये पहले ही 6 मार्च को आयोजित किया गया और इसका स्थापना दिवस कब है 10 मार्च को, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप किसकी जीवनी है? तो देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है उषा उत्थुप, ठीक है। जो लोग बहुत सारे लोग समझदार होते हैं वो क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढ लेते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी एग्जामिनर दे देता है ताकि आप थोड़े से अच्छे नंबर गेन कर लो और आपको ये ना फील हो कि यार मुझे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। तो देखिए उषा उत्थुप नाम की जो है एक पॉप सिंगर है, इन्हीं की जो है ये क्या नाम है बायोग्राफी है। तो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप जो है ये उषा उत्थुप की जीवनी है। और इस जीवनी को किसने लिखा है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए ये पुस्तक जो है ये मूल रूप से लेखक विकास कुमार झा जो है इनके द्वारा लिखित उल्लास की नाव शीर्षक से हिंदी में लिखा गया था। यानी कि ये जो है पुस्तक इसका जो हिंदी संस्करण था ये पहले आया था, इसका नाम था उल्लास की नाव और इसको विकास कुमार झा ने लिखा था। और इसी पुस्तक का ट्रांसलेशन किया विकास कुमार झा की बेटी सृष्टि झा ने। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है इस पुस्तक का टाइटल द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप दिया गया, ठीक है। और देखिए इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। और अगला प्रश्न की हाल ही में किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे प्रश्नों को एक बार फिर से नोट करके या पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो को देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्याय अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं न्यायमूर्ति DN पटेल। देखिए DN पटेल का अगर परिचय दें तो DN पटेल जो है ये इस पद पर आने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो अब ये रिटायर होने वाले हैं और उनके रिटायरमेंट के पहले ये
घोषणा कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि जो आपके DN पटेल हैं, जब ये अपने पद से रिटायर होंगे तो ये जो है अपॉइंट हो जाएंगे तुरंत जो है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। तो इसको याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? तो देखिए ये व्यक्ति आपके R अश्विन हैं। याद रखिएगा, टेस्ट मैचों की बात हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे बॉलर बन गए हैं R अश्विन, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसका, कपिल देव का। देखिए अगर बात करें वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं, तो देखिए अनिल कुंबले के नाम से ये रिकॉर्ड है। अनिल कुंबले जो है ये दुनिया के और भारत के भी जो है सबसे सफल गेंदबाजों में से गिने जाते हैं, और इन्होंने अब तक 619 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, चूंकि अनिल कुंबले अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रिकेट से रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो 619 विकेट जो है झटके हैं अनिल कुंबले ने। सबसे अधिक विकेट लेने का जो है टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड किसके पास है? अनिल कुंबले के नाम से। और देखिए रिकॉर्ड कैसे टूटा, देखिए हाल ही में जो भारत के R अश्विन हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो है एक क्रिकेटर हैं डी कवेला, इनका विकेट लिया और विकेट लेते ही टेस्ट में अपना 435वां विकेट पूरा कर लिया। तो 435 विकेट पूरा करने के बाद इन्होंने कपिल देव का जो है 434 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया और इनको पीछे छोड़ दिया। तो एक विकेट अधिक हो गया इनका और अब बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जो दूसरा स्थान था उसको ग्रहण कर लिया। किस मामले में? टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला ये कि R अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं, और इन्होंने कपिल देव का 434 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अनिल कुंबले जो है ये टेस्ट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं, इन्होंने 619 विकेट झटके हैं, और ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति हैं अनिल कुंबले। और देखिए R अश्विन के बारे में एक और आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि R अश्विन वनडे में भी 150 से अधिक विकेट ले चुके हैं अब तक, तो बढ़ता जा रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता 20th सेंचुरी फॉक्स के पूर्व कार्यकारी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत का कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन कितना था, बताइए। और अगला प्रश्न है कि अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखा घंटे का पहला प्रश्न था कि जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है? संजीव कपूर। और अगला था कि हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सा नया ब्रांड शुरू किया है, तो देखिए हीरो मोटर कॉर्प का जो इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्रांड है इसका नाम है वीडा। और अगला था कि विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट था कि किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया हाल ही में, तो देखिए भारत के जो पूर्व सेना प्रमुख थे SS रोड्रिक्स, इनका निधन हो गया हाल ही में। पांचवा था कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।